दूसरी बात यह है कि एक बच्ची आई थी 51 दिन के बाद, आपको बिल्कुल वालिदैन से मिलने देना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि आपने कहा ये नहीं मिलना चाहती? और निकाह जिसने पढ़ाया है वो और विटनेस कराची में है और जेल में है और वो इनकार कर रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ाया। तू कह रहा है मैं तो 80,000 रुपए कमाता हूँ, तो कह रहा है मैं 80,000 भी कमाता है ना, तो ये जरा निकल के तो देखे 80,000 कैसे खर्च होता है होटल में रहना। महंगाई इतनी कर दी है, चले हम देखिए हम भी ट्रैक नहीं हूँ। अच्छा, मैं ये कहूंगी इसकी इंटेंशन जरूर थी कि ये जाए उसके साथ या कुछ करे, लेकिन इसको बाकायदा लेके जाया गया है बहला फुसला के। फॉरेन रिजर्व ऊपर गया कि नीचे गया? तो नीचे ही जा रहा है अभी तक। फॉरेन रिजर्व ऊपर गया कि नीचे गया? नीचे ही है फिलहाल, तो कमी हो रहा, खुद मान रहे हैं ये लोग। तेल की कीमत, बिजली की नहीं, कीमत, नहीं, 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 यानी कि उसके साथ महंगाई गई है ऊपर, जरा आप इस यानी चीज कि को उसके तस्लीम नहीं साथ कर साथ रहे। अनएम्प्लॉयमेंट तबाही है लोगों को और ये तेल की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, पॉलिटिकल पर तो रोजाना बात करते हैं और पॉलिटिकल हैपनिंग्स रोजाना की बुनियाद पर होती हैं। बजट भी आया है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन बात मेरी ज्यादातर कोशिश होती है कि आवाम की जाए, आवाम का जिसमें इंटरेस्ट है उसके हवाले से की जाए, और उसका सबसे बेहतरीन जरिया यह होता है कि जनाब सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। आज हैरत अंगेज तौर पर शहर कायद कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा का अपने शौहर जहीर अहमद के साथ दिया गया पहला इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जेर बहस है। इस इंटरव्यू में दुआ जहरा अपने वालिदैन की जानिब से किए गए वादों को झुटला रही हैं, उनको झूठा करार दे रही। दुआ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से खुद अपनी मंशा के साथ घर से निकली थी। क्या कहना था उनका, सुनिए। जनाब, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि दुआ जहरा ने आखिर इतना इंतहाई कदम उठाया क्यों। इसका जवाब भी उन्होंने दिया, मजबूर होकर ये सब कुछ करना पड़ा। दुआ जहरा के वालिदैन अब तक ये कहते आए हैं कि उनकी बेटी को नशा देकर बयानात दिलवाए जाते हैं। इस इल्जाम पर दुआ जहरा ने क्या कहा, यह भी सुनते हैं। सबसे ज्यादा बहस इस बात पर हुई थी कि सिंध हाई कोर्ट में जब वालिदैन से दुआ जहरा की मुलाकात करवाई गई तो दुआ जहरा के वालिद मेहदी काज़मी साहब वापस आए अदालत, और उन्होंने यह बयान दिया कि मेरी बेटी दुआ जहरा दोबारा से बयान रिकॉर्ड कराना चाहती है, लेकिन उनको मना कर दिया गया। और उन्होंने यह दावा किया कि मेरी बेटी ने कहा कि मैं घर जाना चाहती हूं। लेकिन आज दुआ जहरा ने उस मुलाकात के वाले से क्या कहा, जरा सुनिए। और इसी इंटरव्यू में दुआ ने अपने वालिदैन से माफी मांगते हुए एक अपील भी की। वो क्या अपील थी, जरा सुन लीजिए। फिर प्रोग्राम में शैला रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जिनकी फर्म ने पूरा केस लड़ा है, उनके सामने सवालात रखेंगे। जहीर बहुत अच्छा है जनाब, जहीर की फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन इस बात को उन्होंने तस्लीम कर लिया कि वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और उन्होंने दरख्वास्त की अपने वालिदैन से कि जनाब मुझे माफ कर दिया जाए, और इतनी आसानी से उन्होंने कह दिया। मेरा सवाल यह है कि जनाब अगर आपने पसंद की शादी भी करनी है तो क्या यह मुनासिब तरीका है? आप लोग क्या ट्रेंड सेट करना चाह रहे हैं? हर घर में बच्चियां होती हैं, हर घर में लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, इज्जत होती हैं वो। तो क्या अगर आपके वालिदैन अगर आपको किसी से शादी करने से मना करेंगे तो क्या आप ये कदम उठाएंगी और उसको जवाब प्रोवाइड करेंगी कि जैनुल आबिदीन के साथ शादी कराना चाह रहे थे मेरे वालिद साहब, उनका प्लॉट का चक्कर था, ये था वो था? क्या हमारा माशरा इसकी इजाजत देता है? इस तरह के कई सवालात हैं जो कि मैं शैला रजा साहिबा से करना चाहूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, अक्सर सियासत के हवाले से उनसे बात होती रहती है, लेकिन उनकी फर्म ये केस लड़ रही है और अभी तक। अच्छा, मैं आज पहले मेंशन कर दूं शैला रजा साहिबा कि मैंने दुआ जहरा से रब्ता करने की कोशिश की इस प्रोग्राम में लाने के लिए कि आप आए, बात करें, हो सकता है कि इस इंटरव्यू पर सवाल होता। मैंने मेहदी काज़मी साहब से रब्ता करने की कोशिश की, मैंने कहा आप आइए। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा हम लोगों ने साथ बैठ के प्रोग्राम किया था, लेकिन दोनों जानिब से मुझे कोई जवाब मिला नहीं। तो इसलिए आप रेलेवेंट शख्सियत हैं तो हमने आपको जहमत दी कि आप आइए। ये बताइएगा ये क्या मामला है, आप ये इस इंटरव्यू से आप क्या अखज़ करेंगी? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं वुमेन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हूँ और मेरे पास लॉयर का पैनल होता है, और इसके अलावा हम एनजीओ से भी एमओयूज साइन करते हैं। तो ये मेरे पास एनजीओ है, प्लस उसके जो लॉयर हैं अल्ताफ कुसो, उन्होंने किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम जो है लीगल असिस्टेंस देते हैं और हेल्थ असिस्टेंस देते हैं। पहली बात, दुआ से मैं ये पूछना चाहती हूँ, चलो एक गलत मेडिकल रिपोर्ट से तुम्हारी उम्र अराउंड 17 आ गई,
जिसको चैलेंज कर दिया गया है। लेकिन निकाह नामे में तो बेटा 18 साल लिखी है, और निकाह जिसने पढ़ाया है वो और विटनेस कराची में है और जेल में है, और वो इनकार कर रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ाया। कहाँ से ये इस्लामी हो गया? वालिदैन की शादी को अब 17 साल 1 महीने हुए हैं, उनके पास निकाहनामा, उनके पास निकाहनामा, उनके पास जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल का यूसी, हॉस्पिटल के पेपर्स, यूसी का बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा का बे फॉर्म, आपका पासपोर्ट, ये सब झूठे, सिर्फ आप सच्ची हैं। पहली बात तो ये है कि ये जब पेपर्स मौजूद हैं, या तो आप कहें कि हम नादरा पे ईमान नहीं रखते, या आप ये कहें कि बे फॉर्म गलत है, या आप ये कहें कि निकाहनामा गलत है। इस पे मेडिकल होना ही नहीं चाहिए था। सिंध में अब तक जितने मुकदमे आए, मैं नाम ले देती हूँ क्योंकि सारे, आरजू का केस हो, मसीही लड़की थी, उससे पहले जो है अंजलि का, अंजलि का, कविता का, महक कुमारी का, ये सारे केसेस इसी तरह थे कि अगवा का वालिदैन केस कराते हैं, उन्हें क्या पता बच्चे क्या कर लेंगे। तो जब वो अबडक्शन में बाजियाब हो जाते हैं तो लड़कियां आके कहती हैं कि हम अपनी मर्जी से गए थे, हम अपनी मर्जी से मुसलमान हो गए, हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली। लेकिन सिंध में अब तक यही रिवायत थी कि उनको फौरन दारुल अमान भेज के कहा जाता था कि इनका मुकदमा करें, और ज़्यादातर के फैसले यही आए हैं कि चाहे शादी किए चाहे कुछ किए, लेकिन जब तक 18 साल के नहीं हो जाते दारुल अमान में या चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में रहें। तो हमने भी यही समझा था कि ये इसी तरह होगा। तो और जब ये बच्चियां 51 दिन के बाद ये दुआ ज़हरा आई है, 51 दिन बहुत होते हैं, ये सोचना चाहिए किसी को फैसला देते हुए, रिमार्क्स देते हुए कि हम क्या कह रहे हैं कि नहीं जी इसने तो खुद कबूल कर लिया तो क्राइम तो हुआ नहीं। जब आप ये कैसे कह रहे हैं 51 दिन अगर किसी ने रखा है किसी को, बच्ची के वालिदैन पेपर्स लिए खड़े हैं कि ये हमारे पेपर्स हैं शादी के, ये इस बच्ची का पासपोर्ट है, थोड़े दिन पहले ईरान गए थे ये लोग, और ये इसके वैक्सीनेशन कार्ड्स हैं, ये फर्स्ट स्कूल एडमिशन की डेट और स्लिप है कि ये कितने साल की थी। इसको देखने के बजाय पहले तो एज डिटेक्शन का मेडिकल कराने का ऑर्डर आ गया, हमने उसको भी उसी शाम चैलेंज कर दिया, उसको भी नहीं सुना गया, वालिदैन के पेपर्स भी नहीं देखे गए और फ्री विल दे दी गई। कहा ये अबडक्शन का केस था, हमने शादी थोड़ी डिस्कस की है, तो फिर उस लड़के के साथ इजाज़त कैसे दे दी। दूसरी बात यह है कि एक बच्ची आई थी 51 दिन के बाद, आपको बिल्कुल वालिदैन से मिलने देना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि आपने कहा ये नहीं मिलना चाहती? वो बच्ची है जब उसके वालिदैन कह रहे हैं, और 51 दिन बहुत होते हैं, हर आदमी बहुत कुछ कह सकता है कि मैं क्या हूँ। शैला साहब किसने रोका था मिलने से? मैं तो समाज तो मैंने सुनी थी, उन्होंने कहा था मिलना चाहिए, कोर्ट से मिलना चाहे तो बच्ची वालिदैन से नहीं मिलना चाहती तो हम कैसे इजाजत दे दें। ये बिल्कुल आई थी जजमेंट, रिमार्क्स आए थे बिल्कुल जी। तो फिर मैं उसी दिन गई दारुल अमान, मेरे मिनिस्ट्री में आते हैं, मैंने बच्ची से जाके बात की। जो मैंने एक बात महसूस की वो ये थी कि ये अंगूठे से वो अपनी उंगलियां नोच रही थी, और मैंने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया तो उसके हाथ पसीने से तर थे। अच्छा। उसका लहजा इंतहाई सख्त था, निगाहें नीची थी, और उसने मुझसे कहा, जो उसने ये बयान दिया है कि मैंने खुद जो है निकली, अब ये रिक्शा भी आ गई बीच में, और जाके मैंने टैक्सी बुक कराई। मुझे तो आज तक नहीं पता चला कि कराची में कौन सा टैक्सी स्टैंड है जिससे पंजाब तक की जो है वो एयरपोर्ट से उन्होंने लिया टैक्सी ना। मैं तो खुद ये कंफ्यूज हो रहा था। नहीं, उसने कहा है मैं टैक्सी से गई, मुझसे उसने ये कहा है मैं टैक्सी से गई। अब आप खुद देखें, उन्होंने पहले रिक्शा लिया, रिक्शा लेने के बाद वो एयरपोर्ट गई, वहां से उन्होंने टैक्सी ली, और नहीं सुने तो सही, सुन तो लें, वो टैक्सी में बैठ के एयरपोर्ट से उन्होंने टैक्सी ली, वो उनको लेके गया है लाहौर, गई टैक्सी में ही है। नहीं, मुझे उसने ये बताया कि मैंने टैक्सी बुक की और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें लाहौर जाकर ही पैसे दूंगी। टैक्सी वाला मान गया, ये उसने मुझसे कहा है। और मैं वहाँ पे गई, मेरे पास पैसे नहीं थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं गई, मैंने वहाँ जाके ज़हीर को फ़ोन किया, ज़हीर को बुलाया, ज़हीर को मैंने इन पर्सन कभी नहीं देखा था। आपको बोला उन्होंने सारी चीज़ें? जी, और हमारी पबजी पर ही मुलाकात हुई थी कि पबजी गेम में। फिर वो आया तो वो हैरान रह गया, तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। टैक्सी वाला 22-23 हज़ार मांग रहा था, वो दोबारा घर गया और पैसे लेकर आया।
अब जहीर क्या है, जहीर एक एफएससी पास लड़का है, बकौल उनके अभी जॉब नहीं करता। जहीर के वालिद माली थे, जिनके, ये लड़की ने मुझे बताया, जिसके सन कोटे पे बड़ा भाई माली है और वालदा डोमेस्टिक सर्वेंट है। और ये भी कहा जाता है कि वो नायब कासिद थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके बाद उनकी वालदा ने अपने बेटे के अरेस्ट होने पे तो शोर मचाया, लेकिन ये जैसे ही गई फौरन निकाह भी हो गया। और क्योंकि मुकदमा और ये सब हो गया था, तो जो जहीर का बड़ा भाई उसने अपना प्लॉट बेच दिया। अच्छा, फिर जब ये पहले मरहले पे पता चला कि पंजाब यूनिवर्सिटी में है, तो पुलिस को एक्सेस नहीं दिया गया और जमीयत के लड़के भी सामने आ गए और ये बयान सामने आया कि नहीं एंटर होने देंगे। फिर इसके बाद ये बालाकोट की अभी इनकी इत्तला आई, फिर उसके बाद केपी की इत्तला आई, और हर जगह इन्होंने वकील भी किया। तो मुझे ये बताएं कि ये अकेले बेरोजगार लड़का कैसे काम कर रहा है? कह रहा है मैं तो 80,000 रुपए कमाता हूँ, तो कह रहा है मैं 80,000 भी कमाता है ना, तो ये जरा निकल के तो देखे 80,000 कैसे खर्च होता है होटल में रहना। महंगाई इतनी कर दी है, चले हम वकील देखिए, हम ट्रैक नहीं होना चाहिए, बहुत सीरियस नहीं। अच्छा, मुझे एक बात, मुझे लॉयर भी किया इन्होंने हर जगह। आपकी जब मुलाकात हुई तो फिर ये आपने ये नहीं कहा यार बेटा मिल लो, बात कर लो, बैठ के सॉल्व कर लो? कौन अदालत में जाता है, कौन ये कचेरियों के चक्कर काटता है? मैंने इससे कहा कि बेटा आप अपने वालिदैन को इस तरह क्यों छोड़ के गई? तो इसके पास जवाब नहीं था। ये जिस लड़के का नाम ले रही है, वालिदैन के पास वो पूरी चैटिंग मौजूद है कि ये उससे काफी छोटी है, इससे उसने बिल्ली मंगाई कि भाई मेरे लिए बिल्ली ले आना, भाई मेरे लिए कर लेना। कोई इसकी शादी का इरादा नहीं था। इसके वालिद इंजीनियर हैं और ये 3 बहनें हैं, और इसकी वालदा खुद एक पढ़ी लिखी को एजुकेशन से खातून है। इसका अलबत्ता पढ़ने में दिल नहीं लगता। ठीक है। इसने ये भी झूठ बोला है कि मैं आई और मैंने इस पे तशद्दुद किया। सही है। देखिए अच्छा, अब दूसरी जो बात है वो मुझे ये कहनी है कि मुझे अफसोस है कि 2 केस थे ये, एक निमरा का और एक दुआ का। निमरा में तो लड़के का रिमांड भी हुआ, इस केस में रिमांड नहीं हुआ। निकाह भी बंद है और जो गवाह है वो भी बंद है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बेटा, जब आपके निकाहनामा पे उम्र भी झूठी है, 17 साल 1 महीना आपके वालिद की शादी को हुआ है, तो आपके निकाहनामे पे 18 साल उम्र लिखी है। निकाह खां भी कह रहे हैं मैंने नहीं पढ़ाया, और वो भी, तो ये कहाँ से इस्लामी तरीका हुआ? इस्लाम में तो लेकिन एक चीज ये भी है ना, तो वली ये भी तो पॉइंट है ना। देखें, अभी तक तो जो उनके वालिद साहब कह रहे थे, अभी लास्ट मेरे प्रोग्राम के अंदर तो उन्होंने कहा कि बच्ची डरी हुई है, बच्ची को मनशियात भी दी जा रही है। ठीक है सर, अभी अगर आप इंटरव्यू देखें तो देखें, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, अगर आप बिल्कुल अगर इस सारे मामले में बिल्कुल आप गैर जानिबदारों के देखें, कहीं से वो ना वो डरी हुई लग रही है, कहीं से ना वो खौफजदा लग रही है, कहीं से ना उसको नशे का मामला लग रहा है। तो क्या ये एलिमेंट है जिसको हम शायद मान नहीं रहे कि ये अपनी मर्जी से चली गई, बच्चों से गलती हो जाती है? क्या ये एलिमेंट है? अच्छा, मैं ये कहूंगी इसकी इंटेंशन जरूर थी कि ये जाए उसके साथ या कुछ करे, लेकिन इसको बाकायदा लेके जाया गया है बहला फुसला के। इसमें इतना दम नहीं है और मुझ में नहीं है कि मैं अकेली टैक्सी बुक करके में भी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये जरूर कहूंगी, बच्ची है, गलती हो गई, किसी को पसंद कर बैठी, लेकिन उस लड़के के पीछे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने बाकायदा इसको लेके गए। कौन है इसको भी? और निमरा कौन है? नाम क्यों आते क्यों नहीं है सामने? मतलब देखिए, मैं उसको क्या आने की जरूरत है? वो हर जगह इन्हें वकील करके दे रहा है, ये जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं इनको सब कुछ दे रहा है। वो कह रही पुलिस ने हमें टिकट दिया था, पुलिस ने हमें दिया कि भाई बेटा तुम्हारी जान को खतरा है, तो पुलिस ने टिकट दिया, वो 9 बजे की फ्लाइट में वो पहुंची है लाहौर। फिल्मी सीन है कि सब कुछ इन्हीं के साथ हो रहा है, टैक्सी वाला इन्हें अच्छा मिल रहा है, सब कुछ इन्हें अच्छा मिल रहा है, यूनिवर्सिटी इन्हें अच्छी मिल रही है, पुलिस को एक्सेस इनके लिए यूनिवर्सिटी नहीं दे रही, निकाहनामे में ये 18 साल की हैं। लेकिन कोई, मैं तो कहती हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को खुद नोटिस लेना चाहिए कि वालिदैन के पेपर्स कैसे गलत हो सकते हैं। ये एक फ्लड गेट खुल गया कि कोई भी लड़की को कोई गायब कर लेगा, 50-51 दिन बाद लेकर आएगा और इस तरह का बयान दिलवा देगा। ठीक है, तो इसका फ्यूचर क्या है? अब इस केस का क्या फ्यूचर है, आपको क्या लगता है? अच्छा देखें, अब ये है कि इसको फ्री विल दे दी, लड़के का तो रिमांड ही नहीं हुआ था, तो अब ये ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि पहली एफआईआर जो थी वो जाहिर है कि अगवा की थी। वालिदैन को क्या पता औलाद क्या गुल खिलाने जा रही है, लेकिन अब हम इसकी शादी का केस लड़ेंगे
कि वालिदैन के पेपर्स जो हैं वो वैलिड हैं, नादरा से हैं, हर जगह से हैं, कि इसकी उम्र 14 साल 2 महीने है। और पंजाब में जो इसका निकाह हुआ है वहाँ पे इसने 18 साल लिखवाई है, और निकाहनामा तो झूठा हो गया ना। लेकिन एक चीज तो ये भी है ना, फिर मैं पॉलिटिकल की सिनेरियो पे भी आऊंगा, लेकिन लास्ट क्वेश्चन, अभी तक जो इनके वालिद साहब का मौकिफ था वो तो सच साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा ना, कोर्ट में भी, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट हो या फिर लाहौर हो या फिर अभी सुप्रीम कोर्ट आप लोग अगर जाते हैं वहां पे भी अगर बच्ची आके ये बयान दे देती है, जो कि सोशल मीडिया पर अब चल रहा है, एक चैनल को नहीं 3-3 चैनल्स को बयान दे रही है, तो फिर मैं यही रोकती हूँ आपको, बच्ची ये बयान देगी। इससे पहले भी जितनी हमारे पास नॉन मुस्लिम्स बच्चियां आई हैं उन्होंने यही कहा है, हम अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से मुसलमान हुए हैं। बट जब वो रहीं दारुल अमान में और आहिस्ता आहिस्ता उनकी काउंसलिंग हुई, साइकोथेरेपी हुई, उन्होंने रियलाइज किया कि वो गलत थी। और कानून भी यही है कि 18 साल से जो कम उम्र है वो बच्चा है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। पंजाब में भी यही कानून, ये हर जगह है, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि 18 साल से सुनने में ऐसा आ रहा है पंजाब में ये जो कम उम्र बच्चों की शादियां होती हैं, शादी का है, वो शादी का है। तो शादी अगर आ जाती है कि शादी होने की, कानून ये है कि 16 साल की उम्र का बच्चा और बच्ची की शादी हो सकती है। सिंध में है 18 साल। अभी शादी डिस्कस ही नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ अबडक्शन डिस्कस हुआ है कि भाई अगवा थी, बाजियाब हो गई, केस ही नहीं बढ़ गया ना, वो तो केस नहीं, अभी ट्रायल कोर्ट में ये केस चल रहा है। और ये सारे शादी को और इसकी वालिदैन के पेपर्स को सबको जो है हम लेके जाएंगे। इसके अलावा इसके वालिदैन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, यही केस निमरा का है, उसको भी हम देख रहे हैं। बट ऑनेस्टली मैं आपकी काविशों को सराहता हूं, जिस तरह से आप ये कोशिश कर रही हैं, जिस तरह से आप जाहिर सी बात है दुआ ज़हरा के वालिदैन की मदद कर रही हैं, मैं आपकी काविशों को सराहता हूं। और मेरी दुआ है, क्योंकि मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूं, कौन सच है कौन गलत है, बच्ची अलग बोल रही है, माँ बाप अलग बोल रहे हैं, मैं तो कंफ्यूज हो गया, मुझे वाकई में समझ। खैर वो लोग तो अच्छे नहीं है ना जिन्होंने किसी की आई हुई बच्ची को, ये बात एग्रीड है, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, मतलब मुझे ये हैरत हो रही है कि एक बच्ची आके गेट पे खड़ी हो जाए और मेरे घर पे अगर अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मामला, मेरा बाप मुझे घर से निकाल देगा, ये क्या कर रहा है भाई। एक बात और भी है, आपका बेटा पकड़ा गया तो आप चीखे मारती हुई बाहर निकल आई। अगर आप समझती हैं कि भाई ये बच्ची आ गई है तो सबसे पहला काम ये था कि आप माँ बाप को बोलो, आइए हम सबके, आप लोगों ने निकाह कर दिया, उसको हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान घुमा रहे हैं। तो और वो लड़का, ये मैं आपसे कह रही हूँ, कोई भी लड़का अगर किसी लड़की की इज्जत करता है तो कभी उसको घर से बाहर बुलाकर नहीं ले जाता, वो कभी इसकी इज्जत बिल्कुल नहीं बिल्कुल, आई एग्री। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप कुछ पॉलिटिकल की बात कर लेते हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स रहनुमा, ये बताइएगा जरा, ये बजट जो पेश किया गया, मतलब समझती हैं आप मुनासिब बजट है? ये जो पेट्रोल पे ये 750 अरब रुपए की लेवी लगाई गई है, जिससे एक अजीब किस्म का तूफान आएगा महंगाई का, बिजली 7 रुपए यूनिट महंगी की जा रही है। आप लोग एग्रीड हैं इन चीज़ों से, क्योंकि नून लीग की हुकूमत है, लेकिन आप तो आम इत्तेहादी हैं ना, तो आप लोग समझ रहे हैं सही है ये मामला? देखें, ये सबसे पहले बात हम लोग शुरू दिन से कर रहे हैं कि हमें कोई शौक नहीं था कि 1.5 साल जिस हुकूमत में रह गया हो, जिसने IMF से ऐसा माहिदा किया हो कि उसके मिनिस्टर ने कहा हो कि इंतहाई सख्त शराइत हैं, और हमें कोई शौक नहीं था कि एक ऐसी हुकूमत को हटा दें जिसके मिनिस्टर ने जाते ही कहा हो कि हमारी तो कोई माशी पॉलिसी नहीं रही, 3 साल 8 महीने में एक के बाद एक चीज़ को ट्राई करते थे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली मतलब वो एक डिफ़ॉल्ट मुल्क होने जा रहा था, क्योंकि इमरान साहब ने $1 अरब तो ले लिए थे IMF से माहिदा करके, लेकिन IMF की कुछ शराइत थी और वो उन्होंने अपने IMF की वेबसाइट पर भी लगाई हैं, और वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना भी देती हूँ। उसमें ये था कि मायदे के तहत पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल 5 नवंबर, 1 दिसंबर और रवां साल 1 जनवरी को पेट्रोल और डीजल पर 4 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी थी, और डीजल पर भी। PTI हुकूमत ने मायदे क्या किया? ये तो है हमारे पास, लेकिन आपने आवाम को बताया था आपने ये पहले, ये तो हमारे पास है। सेल्स टैक्स भी जीरो, एक मिनट, और सेल्स टैक्स भी जीरो कर दिया, यकीन दहानी भी कराई, फिर गवर्नर साहब ने और शौकत तरीन ने उस पर साइन भी कर दिए, लेकिन ये नहीं किया। तो ये इस वजह से जो इंटरनेशनली जो दोस्त ममालिक हैं वो भी ये देख रहे थे कि हम IMF की शराइत पूरी करते हैं या नहीं, तो नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। तो ये जरूरी था। चलो साहब, मैं माजरत करूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, तो जी बस मैं बात एक सेंटेंस पूरी कर देती हूँ
तो अब ये वक्त था कि हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाएं। ये रिव्यू कराया है मिफ्ता इस्माइल ने, वरना तो ये 300 तक पेट्रोल की कीमत 300 तक जाती। चली जाती। ये इनके कारनामे जो हमें करने हैं पूरे, ताकि पाकिस्तान को आगे आसानी। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शला रजा हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक के बाद जनाब अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे भाई ये आप लोग मुआहदा कर आए, इन पर आ गया क्यों हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। अभी पंजाब असेंबली का जो इजलास था वो कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, इजलास मौखर कर दिया गया है, और आज जो इजलास था वो 6 घंटे की ताखीर से स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद वही हंगामा रही पंजाब असेंबली में देखने में आई। कौमी असेंबली में तो जनाब कोई अपोजिशन है ही नहीं, और जो अपोजिशन लीडर भी हैं वो भी राजा रियाज साहब वो ये कह रहे हैं कि हम नून लीग के टिकट से अगला इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन पंजाब का जो बजट है वो काफ़ी अहमियत का सूरत इख्तियार कर चुका है। उसकी वजह यह है कि जनाब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, नून लीग भी है, काफ लीग भी है, तो अब ये इजलास मौखर कर दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में तो टफ टाइम दे रही है नून लीग को, लेकिन विफाक में ऐसा क्या मामला है। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अली जैदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, मैं स्टार्ट में थोड़ी बजट की बात कर लूं आपसे। 2 दिन पहले बजट पेश कर दिया गया, आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। ये बताइएगा 750 अरब पेट्रोलियम लेवी टैक्स वसूल किया जाना एक साल के अंदर। आपकी हुकूमत ने 610 अरब रुपए का टारगेट मुख्तस किया था, लेकिन आप लोग सिर्फ 1.5 अरब रुपए ही वसूल कर सके थे, 150 अरब ही आप वसूल कर सके थे। तो क्या आपको लगता है ये बजट कामयाब हो पाएगा, जो अहदाफ है वो हासिल कर पाएगा? इस किस्म के मनी लॉन्ड्रर्स को पाकिस्तान के आप ऊपर बैठा देंगे, प्राइम मिनिस्टर हो गया या फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, या इनकी काबीना के 60-70% लोग जो कि बेल पे बाहर हैं, इनको ये जब आप उनको हटा देंगे तो इस तरह की हरकतें होंगी। आपको याद होना चाहिए कि 3.5 साल जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर बना बैठा है मिफ्ता इस्माइल, 3.5 साल ये टीवी के ऊपर बैठ के झूठ बोलता रहा कि जी ये हो गया मईशत में, ये हो गया मईशत, ये तबाही हो गई। और उन 3.5 सालों में इसके अपनी जाती इस्माइल इंडस्ट्रीज आसमान पे चढ़ गई। यानी कि मुझे इसकी कोई समझ में नहीं आती कि अपना बिजनेस फायदा कर रहा है, आगे शोर कर रहा है कि जनाब के मुल्क में इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तो तुम्हारा धंधा किस मुल्क में है भाई? तुम धंधा कैसे हो गया? जितनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनकी सारों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उन सारों की आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट्स पढ़ लें, फाइनेंशियल देख लें, सारों की प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर चलेगी। जो लिस्टेड कंपनीज है, बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर चलेगी। हम पोर्ट्स देखते थे, हमें पता था आमदाद और बरामदाद में क्या हो रहा है, हमें नजर आ जाता था, हमारे पास डेटा फिगर्स थे। इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में शुरू हो चुकी थी, यानी कि टारगेट जीडीपी था 4.8%, वो 6% पे ग्रो कर गया। खुद कह रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.5% था, वो 4.5 पे पहुंच गया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6.5% रखी थी, वो 7.2 पे पहुंच गई। और जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ थी वो 4.7 पे रखी थी, वो भी 6.25 पे पहुंच गई। सारी चीजें इकोनॉमिकली ठीक जा रही थी। गलती क्या थी? अच्छा, टैक्स कलेक्शन हमें मिला 2018 में 3 ट्रिलियन के थोड़ा सा ऊपर, तो 2022 मार्च तक उसका 6.1 ट्रिलियन से ऊपर। एक्सपोर्ट मिली 24.7 बिलियन डॉलर की, वो 32 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई। हर चीज एक डायरेक्शन में ठीक जा रही थी। और ये टीवी के ऊपर बैठ के माजरत के साथ आपके कुछ साथी एंकर जो हैं वो ढंडोरा पीटते रहे कि ये हो गया, वो हो गया। अच्छा। आ गई लग पता गया सारों को समझ के, असल में एक ईमानदार, शफाक और वफादार हुकूमत इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर के अंदर मुश्किल हालात में 2.5 साल कोविड में रहने के बाद क्या डिलीवर कर रही थी, और ये सारे मनी लॉन्ड्रर्स जो हैं ये इन्होंने क्या डिलीवरी की है। ठीक है, मैं अब आपको एक बात बताने लगा हूं सलमान जी जी जी। जो तबाही इधर आ रही है ना, जो इन्फ्लेशन में तबाही आ रही है, वो एक स्टीव नाम का कोई बंदा है, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिस्ट है। उसने कहा एक्चुअल इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान 40%, यानी कि 40% पे पहुंच गया है। और ये ग्रोथ रेट जो 5% है, और जो कह रहे हैं ये कभी अचीव ही नहीं कर सकते। ठीक है, इन्फ्लेशन तो उन्होंने 11% रखा है, लेकिन 11% इन्फ्लेशन हो नहीं सकता, जैसा कि आप खुद जिक्र कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं ना इन्फ्लेशन नहीं सकता है, मेरे ख्याल के मुताबिक ये 20 से ऊपर है। अक्सर लोग 24 की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनाब ये 40% है, लेकिन ये तरक्की की शरह 5% पर लेकर आना, ग्रोथ 5%, ये मुमकिन है? आपको लगता है? और अगर मुमकिन है तो कैसे कर सकेंगे? इसकी क्या फॉर्मूला है, मुझे बताइए सर।
देखें, ग्रोथ डायरेक्टली होती है बिजनेस एक्टिविटी से ना। यानी कि जब कारोबार का पहिया चलता है तो फिर जब मईशत का पहिया चलता है, और कारोबार का 4 पहिए होते हैं ना, मईशत का पहिया, कारोबार, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, फिर स्पेंडिंग पावर बढ़ती है लोगों की। ये चारों मिक्स्ड है ना। यानी कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो जो फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, वो फैक्ट्री के अंदर वर्कर की तनख्वाह भी बढ़ रही है, वर्कर को एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। वही जो फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉय है वो बाहर जाके दुकान से कोई चीज खरीद रहा है, तो जो दुकानदार है वो उसका भी मईशत का, उसकी भी सेल बढ़ रही है। अब दुकानदार भी बिस्किट और दही और चीनी या कहीं से तो ले रहा है। ये पूरी एक साइकिल बनती है। इतना कोई, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। ये पता नहीं आईवी लीग स्कूल से क्या पढ़ के आया है मिफ्ता, मुझे नहीं पता कि गया कि वो डिग्री भी जाली है क्या। इसलिए बेसिक्स है ये। जब मुझे सिर्फ ये समझा देना, मुझे आप ये समझा दें, एक मैं आपसे छोटी सी बात करूं। ठीक है। आप सारा दिन बैठ के कंप्लेन कर रहे थे कि जी मईशत का पहिया जाम हो गया और मुल्क की तबाही तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर दी। ये टीवी के ऊपर बैठ के ये बोलता था। इसके बिजनेस में फिर फायदा हो गया। और सोने पे सुहागा देखें, अपनी इंडस्ट्री के लिए जो चीज इंपोर्ट करनी है, वो जो कलर होता है, वो जो टॉफी शॉफी में डालते हैं, कैंडी में, लॉलीपॉप में, जो पूरी कौम को दे रहा है, उसके ऊपर ड्यूटी इसने 3% कम कर दी, गिरा दी है। यानी कि ये तो स्टेट, ऑनेस्टली आपको बताऊं, इसे सिंपल टर्म्स। लेकिन सर आप आप जो बात कर रहे हैं, ये इसमें सदाकत हो सकती है। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो कि अपोजिशन कर रही है, लेकिन अफसोसनाक बात है, अब इसमें आप इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, ये आपकी मर्जी है, पार्लियामेंट के अंदर आप लोग अपोजिशन नहीं कर रहे, लेकिन हाँ इस वक्त आप सड़कों पर कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस वक्त हुकूमत बजट भी पेश कर चुकी है, ज़िमनी इंतखाबात भी करा देगी, महंगाई भी कर रही है, सख्त फैसले भी कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? 15 तारीख के बाद आपने लाहेअमल देना था, 13 तारीख आज हो चुकी है, क्या लाहेअमल दे रहे हैं? आ रहे हैं रोडों पर वापस? सर आप देखें, 2-3 चीजें हैं। पहली बात है, जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है ना, वो कभी भी टीवी शोज में बैठ के नहीं डिस्कस करते। वो बाकी सारे अपनी वो कयास सरैया करते रहे, अपने अपने जो भी टीवी पे आता है। हमारी स्ट्रैटेजी, हम कभी भी टीवी के ऊपर, कम से कम मैं तो कभी भी टीवी के ऊपर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताता। जो स्ट्रैटेजी होती है वो बंद कमरों में डिसाइड होती है, और उस स्ट्रैटेजी का कौन सा हिस्सा रिवील करना होता है वो चेयरमैन इमरान खान साहब में, और जो बाकी क़यादत है सेंट्रल, वो ठीक है, वो डिसाइड करती है। जहां तक आपने बात की, मैं सिर्फ, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं। अरे सर हुक्म, अल्लाह को हज़रत के ईमान से जवाब दीजिएगा। जी 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 सर। फॉरेन रिजर्व ऊपर गया कि नीचे गया? तो नीचे ही जा रहा है अभी तक। फॉरेन रिजर्व ऊपर गया कि नीचे गया? नीचे ही है फिलहाल, तो कमी हो रहा, खुद मान रहे हैं ये लोग, खुद तस्लीम कर रहे हैं नीचे जा रहा है। एक्सपोर्ट ऊपर गई है कि नीचे गई है? तो एक्सपोर्ट तो उस वक्त होगी ना जब कुछ बनेगा, बनेगा ही नहीं तो एक्सपोर्ट क्या होगी? ग्रोथ ऊपर गई है कि नीचे गई है? सर 4.6 में थी। फॉरेन रेमिटेंसेस ऊपर गई है कि नीचे गई है? सर वो तो आपके दौर में भी थोड़ी सी कमी थी। सर मेरी बात सुने ना। जी 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 सर जी। नीचे गई है। ऊपर क्या गई है? तेल की कीमत, बिजली की कीमत, यानी कि उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट, और नीचे गया धंधा, बेड़ा गर्क। तो इन्फ्लेशन, महंगाई ऊपर चले गई ना, तो बाकी अवाम, मैं कल गया था हैदराबाद दौरे हमारी लोकल बॉडीज के लिए, मैं वहां लोगों से मिल रहा था। ठीक है, तबाही है लोगों को और ये तेल की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब खान साहब गए थे, और वो अब रूस के जो काउंसलर है, उन्होंने, सफीर जो है, उन्होंने भी टीवी के ऊपर बैठ के कह दिया कि जी बिल्कुल तेल लेने की भी बात हुई थी, वीट की भी बात हुई थी, गैस की भी बात हुई थी। देखिए लीडरशिप का काम क्या होता है? लीडरशिप का काम होता है, वो कहते हैं ना, एक विजनरी लीडर क्या करता है, उसका विजन होता है, उसको नजर एंटिसिपेट करता है वो। ठीक है, अच्छा ये आपने रूस का जिक्र निकाल दिया ना सर, तो मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस पूछूंगा, अभी इन्होंने भी ऐलान किया है कि ये गंदम लेकर आ रहे हैं, पेट्रोल लाने में क्या परेशानी है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोग पेट्रोल लेने जा सकते हैं, चले मुआहदा नहीं हुआ, मैं ये भी काफी हद तक अगर मैं हुकूमत का मौक़िफ़ तस्लीम कर लूं, तो अब कर लें, इसमें क्या परेशानी? इसका जवाब लेंगे आपसे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। टाइम कम है इसलिए ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे। अली ज़ैदी साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैदी साहब ये बताइएगा, पेट्रोल का मुआहदा आप कह रहे हैं हो गया था, वो भी तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब बातचीत तो हुई थी, लेकिन अभी मौजूदा हुकूमत को क्या परेशानी है? जब गंदम ला सकते हैं तो फिर पेट्रोल क्यों नहीं ला सकते? उसमें फिर क्या कबाहत आ जाती है? क्या आपके नक्शे कदम पर नहीं चलना? हमें कोई मुश्किलात नहीं थी। नहीं आपको नहीं, इनको क्या मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं थी।
ये तो इनसे पूछे ना, ये मिफ्ता से पूछे जो कह रहा है सैंक्शन लगेंगे, लगे किस में सैंक्शन, ये तो मिफ्ता से पूछे ना, वो कह रहा है। तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या गंदम इंपोर्ट होती आई है रशिया से, कितनी यूक्रेन से, पता नहीं कहां से। इशू तो है ही कोई नहीं, इशू तो इनको है। अच्छा, हमें क्या इशू था? ठीक है, आपको कोई इशू नहीं था इसका? ये तो हुकूमत से सवाल पूछे ना आपके, क्यों मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या हो सकता है? असासे बाहर पड़े हैं, असासे इनके बाहर हैं। जी जी, किस चीज का डर है? इंसान, हुकूमत, देखें सियासत को इबादत की तरह करनी चाहिए। इंसान जब इक़्तिदार में आता है जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कम नहीं हो जाती। आपने फैसले करने होते हैं कौम को सामने रख के देखते हुए, कुर्सी को सामने रखते हुए देखते हुए नहीं। खान साहब ने 4.25 साल में जो फैसले किए, वो फैसला हमेशा किया अपनी कौम को सामने रखते हुए, कौम के मफाद में। ये जो फैसले करते हैं ये अपने जाती मफाद में करते हैं। ये हुकूमत में रह के भी जो फैसले करेंगे जाती मफाद में करेंगे। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा, आप लोग क्या फैसला कर रहे हैं सर, ये बताइएगा। आपका है पार्लियामेंट में जाने का इरादा तस्लीम? आप पंजाब असेंबली में तो टफ टाइम दे रहे हैं सर आप लोग, ठीक ठाक किस्म का। कौमी असेंबली से क्या नाराजगी आप लोगों को? वहां पे भी चले जाएं या बस फैसला कर लिया, इस्तीफे दे दिए तो दे दिए, खत्म? हमने तो जी इस्तीफे उसी दिन जमा करा दिए सारे स्पीकर के पास, और स्पीकर साहब ने, कासिम सूरी जो एक्टिंग स्पीकर थे, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। इलेक्शन लड़के जाएंगे जब जाएंगे। अच्छा, उससे पहले 2/3 अक्सरियत के साथ, उससे पहले नहीं जाना। अच्छा सर, ये आखिर में एक सवाल में और, खान साहब के 2 बयान हैं, उन पर मैं चाहूंगा आप थोड़ी रोशनी डाल दें। सर, ये 3 महीने में ही ये इस कश्ती से छलांग लगा देंगे, ये खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा। और दूसरा, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत ख़त्म होने के बाद हमारे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता हम इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांग लेते और दूसरा रास्ता हम आवाम पे चले जाते। आप तो अमरीकी साजिश की बात करते हैं, लेकिन खान साहब हमेशा हर इंटरव्यू में कोई एक नया शोशा छोड़ देते हैं, ये क्या मामला है? वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि व्हेन द शिप स्टार्ट सिंकिंग, द फर्स्ट वंस टू जंप ऑफ द शिप आर द रैट्स। हम पहले दिन से कहते हैं 3.5 चूहे। जब खुदा ना खासा कश्ती डूबने लगती है ना, या कश्ती में जब पानी आता है ना, तो सबसे पहले कश्ती से पता है कौन कूदता है? चूहे। कप्तान आखिर तक खड़ा रहता है और वो कश्ती को बचा भी देता है। ज्यादातर जगहों में कश्ती को बचा भी देता है। तो हमारा कप्तान जो है ना, वो कश्ती से कूदने वाला नहीं है, हम उसके साथ खड़े हैं, वो कश्ती से, इस कश्ती को पाकिस्तान की कोई डुबाने वाला नहीं है। ठीक है, ये जितनी कोशिश कर लें सारे मिलकर डुबाने। चलें सर, ये जो बयान दिया था इस हवाले से कि आप, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, इसका भी तो जवाब देना जरा। ये मुखालफिन आप पर उंगली उठाते हैं कि आप लोग कहते हैं अमरीकी साजिश, फिर आप आ जाते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट से माफी मांग लेते हैं, अवाम के पास चले जाते हैं। पहली बार नहीं हुआ है, तो ये क्या मामला है कि आप तो कहते थे अमरीकी साजिश हुई है? हुकूमत हमारे पे मुसल्लत की गई है। अमरीकी साजिश की आपने बात की, अमरीकी साजिश बिल्कुल थी। अच्छा। और ये खुद इंटरफेरेंस की बात, मतलब मुदाखलत का लफ्ज तो इस्तेमाल हो चुका है, अंग्रेजी में उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। बिल्कुल। ये प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर चुका है। अच्छा। और फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कह चुका है कि हाँ, धमकी भी थी। अभी मैं हमेशा ये कहता हूं कि राजा बाजार या उर्दू बाजार से स्टैम्प पेपर पे लेके अमेरिका लिख के देगा कि साजिश की, धमकी भी दी थी, मुदाखलत भी की थी, साजिश तो इन्होंने की है। जरदारी और नवाज शरीफ वहां मिलता रहा, हुसैन हक्कानी जैसे ट्रेटर से, जिसको आसिफ जरदारी ने बनाया था एम्बेसडर पाकिस्तान का अमेरिका में। ये पूरी की पूरी एक गेम थी, और इस पूरी गेम में पाकिस्तान का बड़ा शदीद नुकसान हुआ जो पूरी अवाम के सामने है। ठीक है, आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, आज की पोजीशन क्या है कि पूरी कौम, पूरी अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है, और कुछ चूहे 3.5 चूहों के पीछे खड़े। अच्छा। कुछ जो उनके साथ के करप्ट लोग हैं। ठीक है, ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। ठीक है, ये 2 महीने मैं माजरत के साथ खान साहब से थोड़ी सी इत्तेफाक नहीं करेंगे, इख्तिलाफ करेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये रहेगा। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल कि ये 2 महीने भी, वो बड़े जेनरस हो रहे हैं कि 2 महीने ये चला लेंगे, ये अभी भागने के मुल्क में। इन्होंने अपनी नैब शैब ठीक करा ली है। ठीक है, लोगों को हार्ट अटैक हो गए जो उनके ऊपर केसेस। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जनाब, वक्त की किल्लत है वरना मजीद आपसे अलीज करते। और आखिर में जनाब, सहाफ़ियों को हिरासत करने के मामले पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर आज सीनियर सहाफ़ी और मारूफ एंकर पर्सन समी इब्राहिम और PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार FIA साइबर क्राइम विंग में पेश हुए।
सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम ने FIA साइबर क्राइम विंग में पेश होकर अपना तहरीरी जवाब जमा कराया। इस मौके पर तफ्तीशी ऑफिसर का कहना था कि FIA आपका चैनल बंद करना चाहता है, जिस पर समी इब्राहिम ने जवाब दिया कि FIA कोई इख्तियार नहीं कि वो आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी आयद करे। यह हक शहरियों को आईने पाकिस्तान ने दिया है। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फिकार का कहना था कि हम अदालती हिदायत के मुताबिक आपके पास आ गए हैं। इस मामले में कोई भी इख्तियार अदालत का है जो आज़ादी इज़हार राय पर किसी भी कदगन को बर्दाश्त नहीं करती है। अगर YouTube चैनल को बंद किया गया तो यह अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि अदालत के वाज़ेह अहकामात और रिमार्क्स हैं कि समी इब्राहिम के केस में कोई भी जुर्म बनता ही नहीं है। समी इब्राहिम साहब ने इस मौके पर तफ्तीशी ऑफिसर से कहा कि हमारा मुकम्मल ताउन आपके साथ है। तहरीरी जवाब के बाद अगर मजीद कुछ मालूमात दरकार हो तो जनाब मैं हाजिर हूं। मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही। कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।